हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग के लिए फिर से हम एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। ये जो आपका है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में जो हम लोग पढ़ते हैं एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। आज हम सारे फेज को पढ़ लेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद सारे फेज को हम अगले लेक्चर में जो लाएंगे उसका मिक्सिंग करके आप लोग को मैकेनिज्म एक ही फेज में सारा दिखा देंगे, एक ही डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा। आज हम प्रॉपर वाइज तरीके से सारे फेजेस को पढ़ेंगे, एक एक करके फेज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। देन ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप हमसे जब पढ़ ले तो आप एनसीईआरटी को जरूर अच्छे से रीड करें। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका कमांड हो जाएगा इस टॉपिक में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसके मैकेनिज्म को समझ नहीं पाते हैं। हम आसान भाषा में आज आप लोग को समझाने के लिए इस टॉपिक को लेके आए हैं। आप कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखें, आपका 100% इस टॉपिक पे कमांड हो जाएगा, जो कि टफ लगता है। एनसीईआरटी में भी थोड़ा इसे अजीबो तरीका से लिखा गया है जिसको बच्चे पढ़ते हैं बस रट के चले जाते हैं, लेकिन रटने से बच्चों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि रटने का कोई चीज़ नहीं होता है। क्योंकि बायो आप समझना चाहिए, उसको आप समझे, कॉन्सेप्ट बनाए, तब आपका मेमोरी में वो स्टोर रहेगा। आप जितना बार रटेंगे उतना बार भूलते जाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। इस टॉपिक को हम देखते हैं। दैट्स टॉपिक नेम इज मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ। जो आज हम बारी बारी से सारा चीज को क्लियर करते हैं। यहां पे सबसे पहले देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारे पास आता है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब क्या होता है, देखेंगे। तो यहां पर इसको मिला के हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस न्यूरॉन्स के ऊपर यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यहां पे, और इसके बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो आता है वो केमिकल्स आता है। दैट्स केमिकल्स नेम इज न्यूरो ट्रांसमीटर। आप लोग जानते होंगे एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल्स और न्यूरॉन, यानी कि अगर बात करें विद इन न्यूरॉन का तो इलेक्ट्रो चलेगा, और बिटवीन न्यूरॉन के बारे में बात करें तो यहां पर चलेगा आपका केमिकल। दैट मैटर इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए आप न्यूरॉन्स में जो चल रहा है, न्यूरॉन्स के अंदर चल रहा है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, और यही न्यूरॉन्स के बीच में जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, केमिकल्स। दैट्स केमिकल नेम इज क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। दैट्स होल टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। नाउ दैट टॉपिक नेम इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चों आप समझ गए यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस and that is called conduction of nerve impulse। आप यहां तक तो समझ गए होंगे बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ कंडक्शन इम्पल्सेस का। देखेंगे सबसे पहले बात कि हमारा आता है पहला रेस्टिंग फेज, और इसी रेस्टिंग फेज को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइज्ड फेज। न्यूरॉन्स का ये मेम्ब्रेन्स है, ये जो मेम्ब्रेन्स दिख रहा आपको बाहर की तरफ दिखेगा, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स बोलते हैं उसको, जो सोडियम प्लस होता है। और यहां पर निगेटिव चार्ज है आपका, देखिए तो अंदर की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज है, और अंदर में फिर क्या, ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो K प्लस है। तो एक्स्ट्रा ECF के बारे में जान गए, ICF के बारे में जान गए बच्चों। लेकिन यहां पर एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि बच्चों अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये अंदर में मेम्ब्रेन्स के अंदर में ये निगेटिव चार्ज कहां से आया। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि ये निगेटिव चार्ज इस न्यूरॉन्स के अंदर निगेटिव चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होता है। ये जो हम दिख रहा ये न्यूरॉन्स के अंदर ये निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है, ये इम्परमिएबल होते हैं इस न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स के लिए। ये न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स के लिए इम्परमिएबल होंगे, तो जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, यहीं पे बने रहेंगे, जिसके कारण से अंदर का जो हमारा दिख रहा न्यूरॉन्स के अंदर में जो चार्ज निगेटिव है, इस निगेटिव प्रोटीन्स के कारण है बच्चों। अब देखेंगे आप लोग कॉमन सा क्वेश्चन समझ के देख लीजिए, ECF जो Na+ है वो बाहर की तरफ ज्यादा, ICF जो K+ है वो अंदर की तरफ ज्यादा।
और क्वेश्चंस बनता है कि अगर हमारे दोनों मेम्ब्रेन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये निगेटिव कैसे हो जा रहा है अंदर में न्यूरॉन्स। तो ये जो निगेटिव हो रहा हमारा निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स के कारण होता है जो इम्परमिएबल होता है इस न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पे, यानी न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पे ये बाहर नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक आ रहा, यहाँ पे लगा हुआ है, इसी न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स पे लगा रहता है, इसको बोलते हैं क्या, लीकेज चैनल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीकेज चैनल। यहाँ पे हमने लिखा है लीकेज चैनल। बाबू कहीं पे भी अगर लीकेज चैनल आ रहा, लीक मतलब होता है डिफ्यूजन। क्या होता है बाबू, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से किधर की ओर जाता है बाबू, तो लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो जो हाई कंसंट्रेशन होगा यानी पोटेशियम का हाई कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए यहां पर इसको बोला गया है लीकेज चैनल, जो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा। देखते हैं ये जो ओपन है चैनल्स, यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम्स का जो ये लीकेज चैनल दिख रहा है ये ऑलवेज ओपन्स रहेगा बच्चों। और ओपन्स का मतलब, लीक का मतलब होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी सोडियम बाहर निकलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सोडियम का चैनल का बात करें तो ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब होता है कि ना के बराबर होना, पूरा तरीका से खत्म नहीं हो जाएगा, होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। तो यहाँ एक सोडियम का भी लगा हुआ है आपका लीकेज चैनल। अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के बीच में परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो परमिएबिलिटी पोटेशियम की ज्यादा है सोडियम से, बहुत ज्यादा है किसकी, पोटेशियम की। तो परमिएबिलिटी यहाँ पे देखेंगे K+ जो है उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सोडियम। अब बच्चों आता है हमारा क्वेश्चंस। तो देखेंगे कि हमने एक चीज को देखा कि यहां पर आप देखें, यहां पे लगा हुआ है एक पंप लगा हुआ है जिसका नाम हम लोग रखे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्यों लगा हुआ है, आप थोड़ा सा सोचेंगे कि जब इस मेम्ब्रेन्स के अंदर में पोटेशियम ज्यादा है फिर भी अंदर की तरफ जाया जा रहा, और अगर बाहर सोडियम जाता तो फिर बाहर ही जाया जा रहा। मतलब सोचिए जिधर ज्यादा है उधर ही जा रहा। तो कम से ज्यादा की तरफ हम जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी का यूज होने लगता है। जैसे कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी का यूज होने लगेगा। दैट्स मीन्स low concentration goes to high concentration used for energy, that's energy is क्या, ATP। ATP यहाँ पे मिलेगा आपको बच्चों। तो ATP कन्वर्ट इनटू किस में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड प्लस फॉस्फेट्स में, और यहाँ पे लगा रहेगा K पंप। कहीं पे भी पंप अगर दिख जाता है तो हमेशा याद रखेंगे जहां पंप मिले आपको वहां पे एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी सोडियम हमारा ज्यादा है फिर भी हम ज्यादा की तरफ आ रहे हैं, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और इधर हमारा पोटेशियम है, कम से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो उस जगह को मेंटेन करने के लिए एक पंप लगा रहता है, दैट्स पंप नेम इज क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। और उस पंप को एक्टिव यानी एनर्जी देने के लिए कौन रहता है, तो यहाँ पे ATP रहता है, दैट्स ATP कन्वर्ट इनटू द ADP प्लस फॉस्फेट के रूप में। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा कि आखिर क्यों 2 पोटेशियम अंदर जाता है और 3 सोडियम बाहर आता है। बच्चों का कॉमन सा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन कर रहा, यानी ये कैसे हो रहा कि 2 पोटेशियम अंदर की तरफ और 3 सोडियम बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे यहाँ जो प्रोटॉन पंप जो लगा हुआ है, यहाँ पे पंप जो लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम के लिए इसके पास लगने के लिए पंप देखिए यहाँ पे 2 गो इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कितने लगे रहेंगे, 3 लगे रहेंगे, यानी ये 2 ही को रिसीव कर सकता है और सोडियम 3 को रिसीव कर सकता है मेम्ब्रेन्स पे। यहाँ जो हमारा है ये देखेंगे कि इस पंप के पास जो लगा हुआ है हमारा, इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम के लिए हमारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो है हमारा Na जो है Na+ जो हमारा है ये Na+ 3Na बाहर की तरफ, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, और हमारा जो 2 पोटेशियम है वो अंदर की तरफ। आखिर 2 ही पोटेशियम अंदर क्यों जा रहा और 3 सोडियम क्यों बाहर आ रहा, ये क्वेश्चंस का आंसर होगा कि जो हमारा पंप है वहां पे जो लगा हुआ है इस जगह पे जो बाइंडिंग साइट है पोटेशियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट है और सोडियम के लिए कितना है 3 बाइंडिंग साइट है, इसलिए 3 सोडियम बाहर की तरफ निकलेगा और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ निकलेगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे जो रेस्टिंग फेज ऑफ
पोलराइज फेज है, यहाँ पर जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो कितना है -70 मिली वोल्ट। इसको अप्रोक्सीमेट यही लिया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, -70 वोल्ट होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव चार्ज है, इसलिए -70 वोल्ट होगा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। मतलब इस फेज में अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया गया बच्चों, ये अपने रेस्टिंग फेज में है बैठे हुए, कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया गया, तब कितना लिया जाएगा -70 वोल्ट लिया जाएगा। अगर बात करें रेस्टिंग फेज में तो मोर परमिएबल किसके लिए होता है तो K प्लस के लिए है। तो याद रखेंगे बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है विद इन न्यूरॉन्स होता है हमारा इलेक्ट्रो, और बिटवीन न्यूरॉन्स होता है हमारा केमिकल्स। और हम बात करें न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो मेम्ब्रेन पे जो लगा रहता है चार्ज वो पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ निगेटिव होता है, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम प्लस, वो किसके कारण है तो निगेटिव चार्ज के कारण है। प्रोटीन्स क्या है इम्परमिएबल, यानी कि ICF यहाँ पे क्या है K प्लस है बच्चों, और ये K प्लस जो दिख रहा है बच्चों ये पॉजिटिव है, अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन अंदर निगेटिव है, इसको याद रखेंगे। ये निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स के कारण होते हैं, ये जो प्रोटीन्स रहते हैं ये इम्परमिएबल होते हैं मेम्ब्रेन्स के, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन के, जिसके कारण से ये प्रोटीन्स यहीं पे रहते हैं और यही चार्ज डोमिनेंसी करके यहाँ पे निगेटिव चार्ज लाता है। इसलिए हम अंदर के पोटेंशियल को क्या लेते हैं बताओ, अंदर के मेम्ब्रेन के इनसाइड के जो चार्ज होगा वो हमारा निगेटिव होगा, जो कितना होगा 70 मिली वोल्ट होगा बच्चों। तो यहां पे हम टॉपिक समझ लिए, 3 सोडियम क्या होगा बाहर की तरफ आएगा और 2 पोटेशियम क्या होगा अंदर की तरफ आएगा। 3 ही क्यों बाहर आ रहा, तो इसका आंसर होगा जो वहां हमारा पंप लगा हुआ सोडियम पोटेशियम पंप, उस पंप पे जो बाइंडिंग साइट होते हैं 3 सोडियम के बाइंडिंग साइट होते हैं और 2 पोटेशियम के बाइंडिंग साइट होते हैं, इसलिए 2 पोटेशियम अंदर और 3 पोटेशियम बाहर। परमिटिविटी के बारे में बात कर ले तो परमिटिविटी पोटेशियम का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सोडियम। हम अगर बात करें लीकेज चैनल का, तो लीकेज चैनल क्या आता, तो लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहता है, यानी पोटेशियम हमेशा बाहर निकलते रहता है। जो हमारा लीकेज चैनल पोटेशियम का ज्यादा इन कंपेरिजन टू सोडियम, सोडियम ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। इसका मतलब एब्सेंट का मतलब ये नहीं बच्चों कि पूरा तरीका से खत्म, हाँ रहेंगे, थोड़ा मात्रा में रहेंगे। अब हम जो बढ़ते हैं तो पहला फेज हम लोगों ने क्लियर कर लिया, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, और क्या बोलते हैं इसको पोलराइज फेज। अगला जो बात कर रहे हैं बाबू, अब हम इसमें स्टिमुलस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों स्टिमुलेट कर दे रहे हैं। तो जैसे स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा फेज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। क्या आ जाएगा बच्चों डीपोलराइजेशन, इसी को बोलते हैं एक्शन फेज। क्या बोलते हैं बच्चों एक्शन फेज, और इसी को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, और ये मोर परमिएबल होता है सोडियम के लिए। अब थोड़ा सा देखेंगे हमारा जो सिस्टम था अब वो अपोजिट हो जाएगा। स्टिमुलेट करने के बाद देख रहे हैं बच्चों, अभी हमने रेस्टिंग फेज में देखा कि जो न्यूरॉन्स के आउटर सरफेस थे, इस आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज थे और अंदर में निगेटिव चार्ज थे, लेकिन अब उल्टा हो गया, ऊपर निगेटिव चार्ज चला गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब ये कैसे होगा बच्चों, तो थोड़ा सोचेंगे। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि ओपन ऑफ Na चैनल, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जा रहा है, यानी सोडियम अंदर की तरफ लगातार आता रहेगा। जब सोडियम अंदर की तरफ आएगा और ऑलरेडी यहाँ पे पोटेशियम क्या चीज है बताओ, तो पोटेशियम पॉजिटिव अंदर की तरफ है ही, पहले से पोटेशियम है और सोडियम अंदर घुसता जा रहा, तो ये जो निगेटिव चार्ज जो हमारा प्रोटीन्स था, जो अभी हम बताए थे कि अंदर का जो चार्ज है वहां पोटेशियम प्लस था, लेकिन निगेटिव चार्ज कैसे हो जा रहा था इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो इस प्रोटीन्स के कारण हो रहा था। लेकिन अब कुछ यहाँ उल्टा होगा, ये सोडियम और पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज है ये मिल के इस पे डोमिनेंसी क्रिएट कर देंगे इस प्रोटीन चार्ज पे, और अंदर के चार्ज को प्रोटीन्स बना देंगे, जिसके कारण से जैसे हम स्टिमुलेट करेंगे तो डीपोलराइजेशन के केस में हमारा जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे, तो सबसे पहले निगेटिव रहेगा क्योंकि अंदर का चार्ज निगेटिव था, सोडियम अंदर घुसता गया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30, प्लस 30 वोल्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण से अंदर का चार्ज क्या हो गया बच्चों अब पॉजिटिव आ गया। कब हुआ ये, जब हम स्टिमुलेट का केस दिए, जैसे स्टिमुलेशन देंगे तो एक्शन फेज हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल हमारा कितना 30 मिली वोल्ट, अब ये पॉजिटिव में, इससे पहले निगेटिव में, मोर परमिएबल किसके लिए होगा सोडियम के लिए होगा। तो ये हमारा था डीपोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं एक्शन फेज। इसको हम देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। पहले फेज में जो हमारा था, जो पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हम रेस्टिंग
रेजिस्टिंग फेज में थे तो मेम्ब्रेन जो था न्यूरॉन्स का वहां पे ऊपर की तरफ में क्या था, तो बच्चों ऊपर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज था और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज था। लेकिन इस केस में अब निगेटिव चार्ज ऊपर हो गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम चैनल क्या हो गया, खुल गया बच्चों। सोडियम चैनल खुलने से लगातार सोडियम अंदर की तरफ जा रहा और अंदर में पहले से जो हमारा पोटेशियम है वो भी प्लस चार्ज है, तो सोडियम भी प्लस हो गया, पोटेशियम भी प्लस हो गया। दोनों प्लस चार्ज मिलके इस जो ये जो प्रोटीन्स जो है, जिन्होंने हमने बोला था प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स निगेटिव चार्ज है और इस निगेटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव डोमिनेंसी क्रिएट कर देगा, डोमिनेंट हो जाएगा और अंदर के चार्ज को पॉजिटिव बना देगा। तो ये केस होगा कब, डीपोलराइजेशन के केस में, जब हम स्टिमुलेट करेंगे न्यूरॉन से हमारा यहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, अब इस चीज को फिर से हमको लाना है कहाँ पे, रीपोलराइजेशन, मतलब फिर से पोलराइजेशन के फेज में लाना है। तो अब रीपोलराइजेशन के लिए क्या करेंगे, तो ये 30+ मिली वोल्ट जब हो जाएगा तो सबसे पहले निगेटिव, फिर 0, फिर क्या होगा प्लस 30। तो देखिए जैसे से सोडियम घुसते गया तो अंदर का निगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, 0 किया, फिर प्लस 30 मिली वोल्ट कर दिया। अब ये प्लस 30 मिली वोल्ट हो जाएगा तो ये सोडियम क्या करेगा, देखो तो इनएक्टिवेशन ऑफ किसको बताओ, Na चैनल को। जैसे ये पॉजिटिव इतना चार्ज पे पहुंचेगा तो इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब तक खुला हुआ था, जब तक निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आया था तो सोडियम का क्या था, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या था, ओपन था। लेकिन जैसे ही इतना इसको मिल गया, इतना पे आ गया प्लस 3 मिली वोल्ट पे, तो क्या हो गया, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल हो गया और ओपनिंग ऑफ किसका हो जाएगा, तो पोटेशियम का चैनल खुल जाएगा। अब जैसे ओपनिंग ऑफ पोटेशियम का चैनल हो जाएगा, कंडीशन फिर से सेम आ गया जो हमने पोलराइजेशन फेज में पढ़ा था। अब क्या होगा, पोटेशियम बाहर की तरफ निकलने लगेगा, फिर से अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पोटेशियम अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ के चैनल, यानी क्या, अभी सोडियम चैनल ओपनिंग था, रिपोलराइजेशन के केस में ओपनिंग ऑफ के चैनल हो जाएगा और मोर वेरिएबल किसके लिए हो जाएगा, के प्लस के लिए हो गया। तो बच्चों अगर हम फेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले पोलराइजेशन, उसके बाद आया क्या बताओ, डीपोलराइजेशन, फिर क्या है बताओ, रीपोलराइजेशन। इसमें क्या था, मेम्ब्रेन पे, इसमें मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या था, तो पॉजिटिव चार्ज था और इसके निगेटिव चार्ज था अंदर में। लेकिन डीपोलराइजेशन का बात करें तो ऊपर में निगेटिव चार्ज हो गया और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। रीपोलराइजेशन के बारे में बात करें तो मेम्ब्रेन्स, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स है, तो फिर से ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो गया। तो देख रहे हो बच्चों, ये पोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पहले पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। ये किसके कारण हुआ था, तो ये बच्चों आपको आगे पढ़ाए थे हम पोलराइजेशन में। डीपोलराइजेशन किसके हुआ, तो ये यहाँ पे Na चैनल क्या हो गया बताओ, Na चैनल ओपन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, K प्लस चैनल ओपन हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल जो हम सीखे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में। तो हम लोग ने सीख लिया। अब आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है जिसको हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और आ रहा हमारा, हाइपर पोलराइजेशन। मतलब हाइपर मतलब क्या, ज्यादा। क्या होता है बाबू, ज्यादा। तो ये ज्यादा कब, ये कभी कभी होता है क्योंकि क्या होता है कि ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। क्या होता है कि सोडियम के पास बच्चों, अभी जो हम लोगों ने देखा कि जब हम डीपोलराइजेशन का केस कर रहे थे तो सोडियम चैनल ओपन हो रहा था। वहां पे देखे हम कि जैसे उसको प्लस 30 मिली वोल्ट मिला तो वो क्या क्या इनएक्टिवेशन कर दिया, किसको बताइए, तो इनएक्टिवेशन कर दिया वो सोडियम चैनल को, यानी सोडियम का चैनल जो खुला था उसको बंद कर दिया। लेकिन पोटेशियम के पास कुछ ऐसा नेचर नहीं होता है कि ये अपने आप को क्लोज कर ले, ये जल्दी क्लोज नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट बढ़ जाता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक चला जाता है। ये हाइपर पोलराइजेशन का केस होता है ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ क्या, पोटेशियम चैनल। थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे। मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है हमारा बच्चों और इस मेम्ब्रेन में ये पोटेशियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है और ये पोटेशियम चैनल क्या हुआ कि लेट से बंद हुआ। लेट से बंद होगा तो वो माइनस जो हमारा था 70 वोल्ट मिली वोल्ट जो कि हमने यूज किया था कहाँ, पोलराइजेशन के फेज में, ये क्या होगा, थोड़ा सा लेट से बंद होगा तो वही बढ़ के चला जाएगा माइनस कितना 90 मिली वोल्ट, जिसके कारण से ये कंडीशंस क्या कहलाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। तो ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, अगर पोटेशियम का चैनल हमारा बच्चों लेट से क्लोज होता है तो केस कहलाता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन। तो अब समझ गए बच्चों। एक चीज को अब हम लोग देखते हैं, फिर से थोड़ा सा समझते हैं। फिर से पहला फेज हमारा पोलराइजेशन, दूसरा फेज हमारा डीपोलराइजेशन, तीसरा फेज हमारा रीपोलराइजेशन और चौथा फेज हमारा हाइपर पोलराइजेशन। आप लोगों ने समझ लिया इस सारे चीज को। आप एक एक करके सारे का कॉन्सेप्ट को आप
एक जगह इकट्ठा करिए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बनाइए। थोड़ा सा एक नोट और हमको बताना है आप लोग को, जो यहां पर होता है नोट करके, दो स्टिमुलस के बीच में हाइपर पोलराइजेशन होगा। जब भी दो स्टिमुलस होगा तब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन होगा जब दो स्टिमुलस, एक स्टिमुलस और यहां पे क्या हो गया, दूसरा स्टिमुलस। तो इस दो स्टिमुलस के बीच में, स्टिमुलस और ये स्टिमुलस, इस 1 और 2 स्टिमुलस के बीच में हमेशा हाइपर पोलराइजेशन होगा। यानी कि Na के पंप हाइपर से कहां, पोलराइजेशन फेज में आएगा। कैसे आएगा अब बताइए। जब ये हाइपर आ गया, अब मान लीजिए कि हाइपर पोलराइजेशन का केस आ गया आपके पास बच्चों, अब ये हाइपर पोलराइजेशन अपने पोलराइजेशन फेज में तो आएगा ना, तो किसके कारण से आएगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण से क्या होगा, फिर से अंदर बाहर सोडियम करेगा और अपने आप को मेंटेन करके इधर की ओर ले आएगा। यानी इस तरीके से हम लोग पूरे तरीका से हमने समझा बच्चों। आज क्या था हमारा, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया पोलराइजेशन, रेस्टिंग फेज, डीपोलराइजेशन, हमने समझा डीपोलराइजेशन, उसके बाद रीपोलराइजेशन और उसके बाद लास्ट में हमने समझा हाइपर पोलराइजेशन। आप इसको इकट्ठा करके अच्छे से पढ़े और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके मैकेनिज्म को एक साथ इकट्ठा करके आपको अच्छे से और समझा देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें बच्चों। आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करें, लाइन बाय लाइन समझते हुए, छोटे छोटे वर्ड को क्लियर करते हुए आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।